नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 3 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 का जो सारांश था, इस पूरे यूनिट के सारांश को डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। गोदान की कथा वस्तु में राष्ट्रीय आंदोलन की उपस्थिति जो है ये अपेक्षाकृत कम है। तब भी उपन्यास का मुख्य कथ्य ये जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन की जनतांत्रिक भावधारा की चेतना को अभिव्यक्त करता है। अगर हम ये जो गोदान उपन्यास है, इस उपन्यास की पूरी कहानी को देखें तो इसमें हमें राष्ट्रीय आंदोलन की जो झलक है वो सीधे तौर पर बहुत ही कम दिखाई देती है। लेकिन जब हम इस उपन्यास की पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो हमें इसमें हर जगह ये सीख मिलती है, जो कि हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी जो है सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए दे रहे थे। तो ये सीख हमें इस उपन्यास में दिखाई देती है। गोदान वास्तविकः ब्रिटिश राज द्वारा स्थापित व्यवस्था का जो है विद्रोही है। अंग्रेज राज द्वारा पोषित जमींदारी प्रथा के प्रमुख शोषकों द्वारा भारतीय किसानों का जो है निरंतर शोषण अंग्रेजी सरकार की नीति का ही हिस्सा था। यहाँ पे बताया गया कि ये जो गोदान उपन्यास है असल में अंग्रेजी सरकार के बनाए गए गलत नियमों और इनके जो गलत तौर तरीके थे उनका खुलकर विरोध करता है ये गोदान उपन्यास। अंग्रेजों की मदद से पलने वाले जो बड़े बड़े जमींदार हमारे भारत देश के गरीब और सीधे साधे किसानों को दिन रात सताते थे, और ये सब अंग्रेजी सरकार की सोची समझी जो चाल थी, ये सभी चीज़ें हमें गोदान उपन्यास में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद ने इन सभी शोषकों द्वारा ओढ़े हुए धर्म, नीति, मर्यादा, कानून, पाप पुण्य और दया, करुणा, सहानुभूति के जो है मुखौटे हटाए हैं। इनकी सच्चाई से जो है परिचित कराया है। यानी कि जो प्रेमचंद थे, इन्होंने क्या किया, ये जो अत्याचारी अमीर लोगों का असली चेहरा था उसे प्रेमचंद ने हमारे सामने लाकर दिखाया। ये बड़े लोग ऊपर से तो पूजा पाठ, नियम कानून, पाप पुण्य और दया ये सभी दिखाने का जो है झूठा नाटक करते थे, लेकिन प्रेमचंद ने इनके इस ढोंग को हटाकर जो है दुनिया को इनकी असली जो सच्चाई थी और ये कितने क्रूर थे ये हमें बताने का प्रयास किया है। किसान को घेरे रहने वाली ये शोषण शक्तियां आर्थिक रूप से किसान की इन पूर्ण रूप से निर्भरता के कारण जो है खुद को किसान का शोषण करने का अधिकारी मानती है। इस प्रवृत्ति को बनाए रखने में अंग्रेज राज और उसके तंत्र ने जो है पूरा साथ दिया। यहाँ पे बताया गया कि जो गरीब किसान थे वो अपनी पैसों की तंगी के कारण इन ताकतवर लोगों पर पूरी तरीके से जो है निर्भर रहते थे, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये जमींदार सोचते थे कि किसानों को दबाना और इनसे जबरन वसूली करना जो है वो इन जमींदारों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और इनकी इसी बुरी सोच और इसी घमंड को बढ़ावा देने में जो अंग्रेजी सरकार थी इन्होंने और जो इनके पुलिस अफसर थे, इन दोनों ने ही हमेशा क्या किया, इन जमींदारों का पूरा साथ दिया था। प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन को समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना के पर्याय के रूप में जो है देखा था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा जमींदारी प्रथा को नष्ट करने का प्रयास मुख्य रूप से उभर कर जो है सामने आया। जो प्रेमचंद थे इनका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो असली मतलब है वो तभी निकलेगा जब समाज में ये जो ऊंच नीच का भेदभाव था ये खत्म होगा और सभी लोग जो है एक दूसरे को समान मानेंगे। इसीलिए इस आंदोलन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो था वो इस जमींदारी व्यवस्था को हमेशा के लिए जो है खत्म कर देना था, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अब चैन की सांस लें। प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन के इस मुख्य उद्देश्य को गोदान की कथा वस्तु में इस प्रकार शामिल किया है जिससे जो है जन चेतना का विकास हो और यही जन आंदोलन का जो है स्वरूप ले सके। तो जो प्रेमचंद थे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के इसी बड़े मकसद को अपनी इस गोदान उपन्यास की कहानी में पिरोया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि इस उपन्यास को पढ़कर देश के जो आम लोग हैं उनकी आंखें खुल सके और वह सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए, या फिर कहे कि एक बहुत बड़े जो है आंदोलन की शुरुआत करें। राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना के विकास के कारण सामान्य जन में जो है नई आशाएं आकांक्षाएं जन्म ले रही थी।
प्रेमचंद जमींदारी प्रथा के नष्ट किए जाने के प्रति जन सामान्य की सहमति चाहते थे। वे जान चुके थे और देख भी चुके थे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आंदोलन ने जन सामान्य को बहुत अधिक जो है प्रभावित नहीं किया। यहाँ पे बताया गया कि देश में चल रही ये जो नई सोच की लहर थी, इस वजह से क्या हुआ, गांव के जो गरीब किसान थे, इन गरीब लोगों के दिल में क्या हुआ, एक नई उम्मीद जागने लगी थी और ये भी एक बेहतर जिंदगी के सपने को देखने लगे थे। जो प्रेमचंद थे उनका चाहना ये था कि ये जो जमींदारी प्रथा है इसको खत्म करने के लिए देश का हर एक नागरिक जो है इनका साथ दे। प्रेमचंद ने इन सबको जो है बहुत गरीबी से देखा था कि शहर में चलने वाले ये जो बड़े बड़े आंदोलन हैं ये अभी दूर दराज के गाँव में जो है सीधे साधे लोगों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए। ये गरीब लोग जो है अभी भी इन आंदोलन से अभी अछूते हैं। तो प्रेमचंद इस बात को जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन जमींदारी प्रथा के शोषण से ग्रामीण किसान ही जो है प्रभावित होने के कारण चेतना के संकेत वहीं से उभरने चाहिए थे और आगे इसे जन आंदोलन का स्वरूप जो है प्राप्त होना भी आवश्यक था। यहाँ पे बताया गया जो प्रेमचंद थे वो ये जानते थे कि जमींदारों का सबसे ज़्यादा जुल्म जो है ये गांव के जो किसान थे यही झेल रहे थे। इसीलिए इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की शुरुआत जो है वो सबसे पहले इन्हीं गांव से होनी चाहिए, ऐसा प्रेमचंद चाहते थे। जब गांव का किसान जागेगा तभी ये जो लड़ाई है ये पूरे देश की एक बड़ी और सच्ची लड़ाई जो है बन पाएगी। प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव और चेतना को जो है शहरों तक सीमित देखकर चिंतित भी थे। अभी जो प्रेमचंद थे इन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि देश को आज़ाद कराने का ये जो जज्बा था या फिर हम कहें ये जो बड़ी बड़ी बातें थी ये सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही जो है सिमट कर ना रह जाए। तो इस बात को लेकर प्रेमचंद हमें चिंतित दिखाई देते हैं। इसीलिए वह इस निष्कर्ष तक पहुंच गए थे कि जब तक जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रथाएं नष्ट नहीं होती स्वतंत्र भारत में भी किसानों की स्थिति में जो है कोई मूलभूत बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, आखिर में प्रेमचंद जो है वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक गरीबों का जो खून चूसने वाली ये जो जमींदारी प्रथा है और लगान वसूलने की ये जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी तब तक हमारे देश भले ही आज़ाद ही क्यों ना हो जाए लेकिन खेतों में पसीने बहाने वाले ये जो किसान हैं इनकी ज़िंदगी में कोई भी जो है एक बड़ा सुधार नहीं आ पाएगा। तो ऐसा प्रेमचंद का मानना था। आगे देखो, साधन संपन्न वर्ग अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण जो है स्वतंत्र भारत में भी सत्ताधारी बनेगा और किसान, मजदूर, दलित और पिछड़ों के शोषण के जो है नए मार्ग खोज निकालेगा। यहाँ पे प्रेमचंद को ये डर था कि जिन अमीर लोगों के पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है, समाज में ऊंचा नाम और नेताओं से जान पहचान है, ये लोग क्या करेंगे, देश की आज़ादी के बाद भी इसी तरीके से राज करेंगे और ये अपनी ताकत के बल पर जो गरीब किसान है, मजदूर है या फिर कमज़ोर लोग जो है इन सभी को सताना और इनका हक छीनने के लिए क्या करेगा, ये वर्ग नए नए और भी ज़्यादा जो है तरीके ढूंढने लगेगा। परिणामतः शोषितों, वंचितों और उत्पीड़ितों की स्थिति में जो है कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इन सब वजह से क्या होगा कि इन लोगों की ज़िंदगी में हमें कोई फ़र्क देखने को ही नहीं मिलेगा। प्रेमचंद की यह चिंता जो है गोदान की कथा वस्तु में दृष्टिगत हुई है। तो ये जो चिंता हमने प्रेमचंद की जानी इसे इन्होंने अपने गोदान उपन्यास में जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय आंदोलन में जनतांत्रिक चेतना के अभाव को देखकर प्रेमचंद जो है इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में जन सामान्य की अनुपस्थिति का अर्थ था स्वतंत्र देश में भी देश के विकास के बारे में लिए गए निर्णयों में जो है उनकी भागीदारी ना होना। यहाँ पे बताया गया कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थे इनमें सबको बराबर मानने वाली सोच की जो है कमी थी और इस कमी को देखकर और ये सभी कुछ देखकर प्रेमचंद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इस लड़ाई में गांव के लोग शामिल नहीं होंगे तो आज़ाद भारत में भी तरक्की के बड़े फैसले, इन सभी फैसलों में इन गरीबों की राय और हिस्सेदारी को जो है कोई भी नहीं पूछेगा। काउंसिलों के बनने पर
सबसे अधिक फायदा मिला था अभिजात्य वर्ग के लोगों को, जो पहले से ही सत्ता के भागीदार थे और आगे आने वाले समय में भी जो है इसी वर्ग के हाथ में सत्ता केंद्रित होगी। अब ये जो बड़ी बड़ी काउंसिलें हो रही थी, यानी कि जो सभाएं थी या जो कमेटियां बन रही थी, इनके बनने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो था समाज के इन्हीं गिने चुने ऊंचे और रईस लोगों को जो है इससे फ़ायदा हुआ था, जो कि पहले से ही ताकतवर थे। अब आने वाले दिनों में भी सारी जो है राज करने की शक्ति केवल इन्हीं बड़े लोगों के हाथों में जो है सिमट कर रह जाने वाली है। एक जनतांत्रिक दृष्टि संपन्न लेखक की नज़र में ऐसी स्वतंत्रता का जो है कोई अर्थ नहीं था। इस स्थिति में प्रेमचंद अंत में राष्ट्रीय आंदोलन से भी जो है असहमत होने लगे थे। अब क्या था, सबको एक समान और खुश देखने वाले जो हमारे लेखक प्रेमचंद थे, इनकी समझ में ऐसी आज़ादी का जो है कोई मोल नहीं था जिस आज़ादी के बाद जो है गरीब जनता दुखी रहे। इसी वजह से प्रेमचंद आज़ादी की इस बनावटी लड़ाई के तौर तरीकों से भी जो है मन ही मन में उदास और सहमत जो है वो होने लगे थे। उनकी नज़र में देश की स्वतंत्रता का अर्थ है शोषण विहीन समाज की स्थापना और किसी भी व्यक्ति या समूह को किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के शोषण करने का जो है अधिकार ना होना। यानी कि जो प्रेमचंद थे वो देश की सच्ची आज़ादी का सिर्फ एक ही मतलब निकालते थे, और वो था एक ऐसा समाज जहाँ पर किसी को भी तंग ना किया जाए और इस दुनिया में किसी भी अमीर या ताकतवर दल को ये हक ना हो कि वो किसी दूसरे कमज़ोर इंसान की मेहनत को जो है लूट सके। तो यही प्रेमचंद की नज़र में था आज़ादी का मतलब। आगे देखो, शुरू में राष्ट्रीय आंदोलन से उभरती चेतना के प्रति प्रेमचंद जो है ये काफ़ी आश्वस्त दिखते हैं, लेकिन बाद में उनका यह विश्वास टूटता नजर आता है। राष्ट्रीय आंदोलन में जमींदार, उद्योगपति, मिस्टर खन्ना और मिस्टर तनखा जैसे लोगों का जो है शामिल होना यह दर्शाता है, और इसी सत्ता लोलुप स्वार्थी प्रवृत्तियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को अपने कब्जे में करने के कारण स्वतंत्र भारत में भी सत्ता जो है इन्हीं के हाथों में केंद्रित रहेगी। यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेमचंद थे ये शुरुआत में जब देश में आज़ादी की लड़ाई हुई थी तब प्रेमचंद को इस पर भरोसा था कि इसके बाद जो है देश की जो दशा है वो सुधर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, बड़े लोगों के स्वार्थ को देखकर प्रेमचंद का ये जो भरोसा था ये टूटने लगा। आज़ादी की इस लड़ाई में जब बड़े बड़े जमींदार शामिल हुए तो ये साफ हो गया कि ये सब जो है केवल सत्ता पाने के लालची हैं, और इन मतलबी लोगों ने क्या किया, पूरे आंदोलन को अपने वश में कर लिया था, जिससे ये तय हो गया कि आज़ादी के बाद भी राज करने की ये जो चाबी रहेगी ये इन्हीं अमीर लोगों के पास रहेगी। प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के बाद भी गरीब, किसान, मजदूर, दलित और पिछड़ों की स्थिति में जो है कोई आमूलाग्र परिवर्तन होने की संभावनाओं को नहीं देख रहे थे। यानी कि प्रेमचंद को पता था कि आज़ादी मिलने के बाद भी इन सभी लोगों को जो है कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। पराधीन देश में जिन पुरातन परंपराओं, रूढ़ि रीतियों, जातिवाद और आर्थिक असमानताओं की स्थितियां मौजूद थे और उनको बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की त्रिसूत्री पर स्वतंत्र भारत की बुनियादी डाली जानी चाहिए। यह प्रेमचंद की जो है प्रामाणिक मान्यता थी। अब क्या हुआ, गुलामी के दिनों से ही क्या था, हमारे भारत देश में जो भी पुरानी और बेकार हो चुकी सोच थी, गलत रीति रिवाज, जात पात का भेद और अमीर गरीब की ये जो बहुत बड़ी खाई बनाई गई थी, इसे बदलने के लिए कोई भी बड़ा और मजबूत प्रयास जो है नहीं किया गया था, जबकि इसे बदलना जो है बहुत ज़रूरी था। अब प्रेमचंद जो है उनका मानना ये था कि हमारे नए और आज़ाद भारत की जो नींव है उसमें 3 सबसे ज़रूरी बातें रखी जानी चाहिए। अब वो 3 ज़रूरी बातें जो थी उसमें पहला तो था समानता, यानी कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा था स्वतंत्रता, यानी कि सभी जो है अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हो। और तीसरा था न्याय, यानी कि हर किसी के साथ जो है सही तरीके से इंसाफ हो। तो प्रेमचंद का मानना था कि आज़ाद भारत की नींव में जो है इन तीनों बातों का जो है ध्यान रखा जाए, तो यही प्रेमचंद की सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मान्यता थी। इस तरीके से
आज हमने यूनिट नंबर 2 के सारांश को पढ़कर इस पूरी यूनिट को खत्म किया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।